हेलो बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल फिजिक्स गुरु। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ मैकेनिक्स, जो कि है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम लोग शॉर्टकट में एनएलएम भी बोलते हैं। और ये चैप्टर एकदम बेसिक चैप्टर है, जो कि सब क्वेश्चन बनाने के लिए सभी चैप्टर के, जैसे सर्कुलर मोशन हो गया, आपको वर्क एनर्जी पावर हो गया, फ्रिक्शन हो गया, ये सब चैप्टर में आपको काम आएगा बनाने में। तो ये चैप्टर में सबसे पहले आज हम लोग का गोल है कि हम लोग तीनों लॉ ऑफ मोशन को पढ़े और जाने की क्या है बेहतरीन ढंग से। ठीक है, तो आइए चालू करते हैं हम अपना फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो देखिए क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो न्यूटन का पहला लॉ ऑफ मोशन, देखिए न्यूटन का पहला लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, ये तो हम थोड़ा देर बाद में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले एक जानकारी देना चाहेंगे आप लोग को। देखिए क्या होता है ना कि बहुत बच्चा क्या करता है कि बुक का ही डेफिनेशन रट लेता है और वही जो भी पूछा उसको वही बोल दिया। तो उसको क्या लगता है, बहुत आदमी तो आजकल बुकिश लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन जो भी अच्छे पढ़े लिखे या फिजिक्स के जानकार होंगे वो उसको सही नहीं मानते हैं। एक तरह से उनको लगता है कि बस रटा रटाया बता दिया, कोई मतलब इम्प्रेशन नहीं अच्छा हो पाता है। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं आपको कि आज हम कुछ इस तरह से समझाएंगे जिससे आपको रटने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप हिंदी में ही आए, हिंदी में ही समझाइए, क्या जरूरत है बुकिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करने का। ठीक है, तो आइए आज हम बताते हैं पहला न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन को। ठीक है, तो देखिए न्यूटन का पहला लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, या कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसी वेलोसिटी से मूव कर रहा हो चाहेगा, जब तक उस पे एक्सटर्नल फोर्स कोई ना लग जाए। ठीक है, क्या बोले हम कि अगर हम मान लेते हैं अभी हम रेस्ट में हैं तो हम रेस्ट में ही रहेंगे। ठीक है, ये बोर्ड है, बोर्ड रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स बाहर से ना आके लग जाए। ठीक है, जैसे कि हम हैं, हम अभी रेस्ट में हैं, हम पे अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग जाएगा तो हम क्या करेंगे, मूव करने लगेंगे। ठीक है, इसी तरह कोई बॉडी मूव कर रहा है, मान लेते हैं 5 किलोमीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है या 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, उतना ही से मूव करेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स आकर ना लग जाए। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे देखते हैं, लिखेंगे इफ अ बॉडी is in the state of rest or moving with constant velocity, okay, wants to maintain its state until any external force act on it। तो देखिए क्या बोलना चाह रहा है कि अगर कोई भी बॉडी क्या है, इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी wants to maintain its state until any एक्सटर्नल छूट गया है यहां पे, until any external force act on it। ठीक है,
तो ये तो हमारा बुकिश लैंग्वेज हो गया, ठीक है। अब हम लोग कैसे बोलेंगे अपने लैंग्वेज में, देखिए कैसे बोलेंगे। देखिए हम अगर बोलेंगे कि कोई भी बॉडी का इफ एफ नीट ऑन अ बॉडी, ठीक है, क्या हो जाएगा, इज 0, देन बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, यदि लिख देते हैं हम यहाँ पे कि अगर कोई भी बॉडी पे एफ नीट क्या होगा, 0 होगा, सॉरी पहले लिखते हैं 0 होगा, तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी रेस्ट में होगा, क्या होगा, बॉडी रेस्ट में होगा। और एफ नेट 0 नहीं है, एफ नेट इज नॉट इक्वल्स टू 0, देन हम लोग क्या बोल सकते हैं कि बॉडी रेस्ट में नहीं होगा, यानी मूविंग है, यानी मोशन में होगा, ठीक। तो ये हमारा ऊपर वाला जो था वो क्या था, बुकिश लैंग्वेज था, और नीचे वाला जो हमारा था ये हम लोग खुद से मतलब इस बनाए, मतलब इस तरह हम लोग बोलेंगे तो कोई भी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि ये थोड़ा हट के बोला जा रहा है, ठीक है। देखिए क्या हम बोले कि एफ नेट किसी भी बॉडी पे मान लेते हैं कि नेट फोर्स 0 है, ठीक है, तो बॉडी क्या होगा, रेस्ट में होगा। अदरवाइज अगर नेट फोर्स 0 नहीं है तो बॉडी क्या होगा, मोशन में होगा, ठीक है। तो ये हमारा था क्या, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, देखिए इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये कोई स्क्रीनशॉट पहले लेना चाहता है इसका तो ले सकता है, ठीक है। तो इसको रब करते हैं अपन लोग, ठीक है। तो देखिए एक पॉइंट हम आपको लिखवाना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो known as law of inertia। क्या बोले अपन कि न्यूटन का जो पहला लॉ ऑफ मोशन है उसको अपन लोग लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसी का दूसरा नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। तो बोलिए कि क्यों भला लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से क्यों जानते हैं, ठीक है, कुछ लोग होते हैं साइंटिफिक दिमाग वाले, ठीक है। तो पहले हम लोग जानते हैं कि इनर्शिया क्यों है, फिर हम लोग जानेंगे कि ये क्यों लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो देखिए इनर्शिया क्या है, हेडिंग अपन लोग देते हैं इनर्शिया, ठीक है। देखिए इनर्शिया क्या है, व्हाट इज इनर्शिया। अगर आपसे कोई पूछता है कि इनर्शिया क्या है, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इनर्शिया बॉडी का प्रॉपर्टी है, ठीक है। बॉडी का क्या है, प्रॉपर्टी है या टेंडेंसी है, जिसके कारण बॉडी अपने स्टेट को मेंटेन रखता है, क्या करता है, जिसके कारण बॉडी अपने क्या करता है, स्टेट को मेंटेन रखता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारा प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिम करते हैं, डाइट करते हैं। उसी तरह यहाँ एक तरह से इनर्शिया है, वो बॉडी का प्रॉपर्टी है
और वो क्या करता है, बॉडी के प्रॉपर्टी को मेंटेन रखने में उसका मदद करता है। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं इट इज द property of a body. It is a property of a body due to which body maintain its state। ठीक है, और लास्ट में हम लोग लिख देते हैं इन द एब्सेंस ऑफ what external force, in the absence of external force। ठीक है, तो हम क्या बोले कि ये इनर्शिया बॉडी का प्रॉपर्टी है जो कि बॉडी के स्टेट को मेंटेन करने में उसकी सहायता करता है। ठीक है, कब, जब बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। मान लेते हैं इनर्शिया एक बॉडी है, ठीक है, ये जैसे कि मेरा मार्कर है, ये रेस्ट में है। ठीक है, तो क्यों रेस्ट में है, तो बोल सकते हैं कि इनर्शिया को फॉलो कर रहा है ये, लेकिन इस पे अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगा देंगे तो ये क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे लास्ट में जोड़ दिए इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि अगर एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा तो इनर्शिया के प्रॉपर्टी को चेंज कर देगा। ठीक है, तो किसी को अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। ठीक है, तो देखिए हम यहां पे बोले थे कि लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से क्यों जाना जाता है ये हम बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या बोले कि प्रॉपर्टी है बॉडी का ड्यू टू विच बॉडी मेंटेन इट्स स्टेट इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। अगर इसको आप फर्स्ट लॉ से मिलाइएगा तो वहां भी कुछ यही बात बोल रहा था। वहां क्या बोल रहा था कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में या मोशन में तो क्या अपने स्टेट को मेंटेन रखना चाहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाए। तो वही बात यहाँ बोला जा रहा है। ठीक है, इसीलिए हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, क्या था, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आगे हम लोग बात करने वाले हैं फोर्स के बारे में। ठीक है, ठीक है, फोर्स क्या होता है अब देखते हैं। टॉपिक देते हैं अपन लोग फोर्स। क्या होता है भाई फोर्स, तो देखिए फोर्स क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज फोर्स तो आप क्या बोलोगे, तो बहुत बच्चा क्या बोल देता है कि फोर्स इज अ पुश और पुल। अरे भाई साहब, जब अपन लोग आ चुके हैं 11 और 12th क्लास में, तो हम लोग अगर इतना डेफिनेशन बोलेंगे इस तरह का, इतना छोटा डेफिनेशन, तो ये तो 11th क्लास और 12th क्लास के बच्चों में क्या अंतर रह जाएगा, 11th और 8th क्लास के बच्चों में क्या अंतर रह जाएगा। माना कि एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये फोर्स इज अ पुश और पुल, लेकिन वो उसको डिफाइन नहीं करता है। ठीक है, पूरा पूरी उसको डिफाइन नहीं करता। हम लोग को छोटे क्लास में बता दिया जाता है, क्योंकि उस समय बच्चों का उतना ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होता, तो इसीलिए बता दिया जाता था। ठीक है, तो अभी हम आपको फोर्स के बारे में बता रहे हैं कि फोर्स होता क्या है आखिर। तो सबसे पहले तो एक लिख देते हैं कि फोर्स इज अ पुश और पुल, फिर आगे और लिखवाएंगे। फोर्स इज अ पुश और पुल। ठीक है, पुश मतलब होता है अपने से दूर धक्का देना। ठीक है,
अब पुल मतलब होता है अपनी ओर खींचना। बहुत बच्चा जाता है, कोई शोरूम में जाता है, उस पे लिखा रहता है पुल पुश, उसको पता ही नहीं चलता कि पुश का मतलब क्या होता है, पुल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फोर्स एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, लेकिन पहले अपन लोग डेफिनेशन जान लेते हैं। ठीक है, अभी हम डेफिनेशन लिख देते हैं, फिर हम आपको समझाएंगे कि इसको याद अपन लोग कैसे रखें। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या बोलेंगे, a force is an external influence which changes or try to change the state of body। ठीक है, एक ये हो गया, एक और हम बताते हैं। A force is that cause, a force is that cause, a force is that cause which can produce acceleration in a body। ठीक है, विच कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन अ बॉडी। अब बोलोगे भाई फोर्स का डेफिनेशन तो एग्जाम में पूछा नहीं जाता। ठीक है, अब 3 लिखवा दिए, अब ये याद करने में दिक्कत होगा। तो देखिए बहुत ऐसा चीज है जो एग्जाम में पूछा नहीं जाता, लेकिन हम लोग को समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर नॉलेज के लिए पढ़ना है तो समझना एकदम जरूरी है। तो देखिए पहला तो सभी बच्चों को समझ में आया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरा देखिए हम क्या बोले कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस व्हिच चेंजेस और ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी। अब देखिए यहाँ पे अपन क्या किए कि लिखे क्या कि विच चेंज और ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी। तो दोनों लिखे, चेंज कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। ठीक है, कोशिश लेकिन करता है वो चेंज करने का। ठीक है, अब बोलो कैसे, तो बहुत बच्चा बोलेगा क्या कि सर ये अगर बॉडी है, इस पे हम फोर्स लगा दिए तो पूरी चेंज कर दिया उसके स्टेट को, तो यहाँ ट्राई टू चेंज लिखने का क्या जरूरी है। तो देखिए इसमें क्या होता है, ऐसा हम लोग क्यों लिखें, तो देखिए हम बताते हैं। हर चीज के हम हमेशा बोले कि हर चीज को याद करने का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब वो हम लोग याद हम लोग को कब होता है, जब हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखते हैं। तो देखिए क्या हो रहा है कि ये मार्कर है, ठीक है, इस पे अपन लोग फोर्स लगा रहे हैं, तो ये पहले रेस्ट में था, अब मोशन में आ गया। ठीक है, लेकिन ये देखिए तो दीवार पे आप फोर्स लगाइए, कुछ इस तरह फोर्स लगाइए दीवार पे, लगा के देखिए क्या इसमें मोशन आ रहा है। दीवार पे आप फोर्स लगाइए, देखिए लगा के देखते हैं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, फोर्स उसके स्टेट को चेंज करने के लिए ट्राई कर रहा है, लेकिन हो नहीं रहा है। जरूरी नहीं है कि हर जगह मतलब चेंज ही हो जाए स्टेट। जैसे कि आप जा रहे हो और बस को धक्का मार रहे हो कि चेंज हो जाए उसका स्टेट, रेस्ट में और मोशन में आ जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं ना है। ठीक, तो ये बात समझ में आया कि ऐसा हम क्यों लिखें। तो आप लोग यही जब भी याद रखें क्या तरीका है कि यही देखो और क्या करो कि देखो यहाँ फोर्स, ये मार्कर है और हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो हम लोग क्या समझ में आ रहा है कि
पहले क्या था, रेस्ट में था, अब क्या आ गया, मोशन में आ गया, तो उसके स्टेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक, तो ये हो गया। अब देखिए हम क्या बोले कि फोर्स इज दैट काउज विच कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन अ बॉडी। देखिए जैसे कि मान लेते हैं कि एक ब्लॉक है इस तरीके का, जो कि u वेलोसिटी से इधर की ओर मूव कर रहा है, इसका मास है m, ठीक है। और वही ब्लॉक जब इस पे फोर्स लगने लगा F फोर्स लगने लगा, ठीक है, F फोर्स लगने लगा, तो सेम बॉडी का क्या हो गया, वेलोसिटी v हो गया। ठीक, तो देखिए यहां पे चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, पहले u था बाद में v हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि एक्सेलरेशन हो गया बॉडी में। तो यहां भी देखिए हम सीधे नहीं लिख दिए कि विच प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन अ बॉडी, हम बोले विच कैन प्रोड्यूस, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। मान लीजिए कोई एकदम भारी चीज को आप मतलब फोर्स लगा रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो एकदम मूव ही कर जाए, जैसे हम बोर्ड पे लगा के बताएं आपको, दीवार पे आप करके देखिए, ठीक है। तो यहाँ से हम समझ रहे होंगे, समझ सकते हैं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ, ठीक है। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। ठीक है, क्या बोले, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए हमारा जो न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, ठीक, तो क्या बोलता है न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो बहुत बच्चा पढ़ता है क्या कि न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन उससे पूछा जाए तो वो बोल देता है क्या, F इज इक्वल टू एम। भाई साहब क्या ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है क्या, तो हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं, रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम फॉर्मूला से नहीं पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि न्यूटन लॉ ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, उसका क्या होगा, डेफिनेशन पूछ रहे हैं हम आपसे, ठीक है। तो वो अपन लोग यहां जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं कि द rate of change of momentum, the rate of change of momentum gives force applied on a body, ठीक है, and direction of force is in the direction of change in momentum, ठीक है। देखिए पहले इंक थोड़ा भर लेना, फिर इसको समझा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या बोले कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम गिव्स फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम। देखिए ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो हमारा फोर्स होगा दैट इज F वेक्टर
इज इक्वल्स टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल बाई टी। ठीक है, अब देखिए हम क्या आपको बोलते थे हमेशा कि हर चीज के याद करने का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, हर चीज के याद करने का एक फॉर्मूला होता है। तो देखिए अगर ये हमको फॉर्मूला याद हो जाए तो ये बात याद करने में कोई दिक्कत आएगी क्या? तो नहीं, क्योंकि देखिए क्या है, टाइम है। तो टाइम का जब भी होता है तो हम लोग क्या बोल देते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, मतलब रेट ऑफ चेंज। देखिए चेंज है ना मोमेंटम में, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम गिव्स फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। ठीक है, एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स किसके डायरेक्शन में, ये तो स्केलर ही हो गया, तो ये वेक्टर है, तो चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्शन में। अब क्या होता है कि बहुत बच्चा क्या बोलता है कि ये कैसे हो गया, ये इतना होना चाहिए। तो हम बोले दोनों सेम बात है। ठीक है, दोनों सेम बात है। ऐसा क्यों है, कैसे आएगा हम बताएंगे। ठीक है, तो यहां हम लोग एक और तरीके से सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोल सकते हैं कि द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे P फाइनल क्या है, F तो फोर्स है, P फाइनल क्या है, फाइनल मोमेंटम, P इनिशियल क्या है, इनिशियल मोमेंटम, और T फोर क्या है, टाइम हो गया। ठीक है, तो आगे हम बताते हैं कि इससे ये कैसे आया। ठीक, किसी को अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। चलिए ठीक है, रब करते हैं इसको। तो फोर्स का यही बोला गया था ना कि फोर्स क्या होता है, फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यही ना बोला गया था। अब देखिए एफ वेक्टर इज इक्वल टू पी फाइनल वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी लिख देंगे, मास इंटू यहाँ इनिशियल वेलोसिटी लिख देंगे, अपॉन में यहाँ टी लिख देंगे। ठीक, एफ वेक्टर यहाँ एम कॉमन लिए तो क्या आया, वी फाइनल वी माइनस यू, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टी। और देखिए वी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन के बराबर होता है। ठीक है, क्या होता है, एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो यहां से ही आ गया हमारा फॉर्मूला कि एफ वेक्टर इज इक्वल टू एम इंटू ए वेक्टर। ठीक है, यहीं से आया। अब देखिए अगर यही चीज हमारा क्या होता कि इसके फॉर्म में होता, इस तरह का होता, बाई डी टी, इस तरह ही हम लोग बोल सकते हैं, कैलकुलस के फॉर्म में बोल सकते हैं, कैलकुलस के फॉर्म में इस तरह। तो देखिए हम लोग कैसे करते हैं, डी है यहाँ लिख देते हैं एम इंटू वी वैक्टर। ठीक है, बाई टी। ओके, तो एम वेक्टर, एम बाहर निकल जाए क्योंकि कांस्टेंट है, तो डीवी वेक्टर बाई डी टी, तो क्या हो जाता है, एफ इज इक्वल टू एम ए वेक्टर इन फॉर्म ऑफ कैलकुलस। ठीक, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कोई लेना चाहते हैं तो। ठीक है, तो ये था हमारा न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो देखिए इसमें जो हम लिखवाएं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम गिव्स फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। ठीक है, तो ये क्या है, बुकिश लैंग्वेज है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है और आप एक ज़्यादा अच्छे फिजिक्स के जानकार बनना चाहते हो तो आप क्या बोलोगे
कि जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन का, वो क्या देता है, हमें एक मेथड देता है। ठीक है, हमें एक मेथड देता है फोर्स को मेजर करने के लिए। ठीक है, जो कि एम वेक्टर इज इक्वल टू एम इंटू ए वेक्टर होता है। ठीक है, तो वही बात हम लिख देते हैं। देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिख रहे हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन फोर्स। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम लोग क्या बताता है, तो फोर्स को डिफाइन करता है। कैसे, ये भी बताएंगे। एंड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन gives information about measurement of force ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो अगर आपसे पूछे कोई कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है न्यूटन का, तो हम लोग बोलेंगे कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो होता है वो हम लोग को क्या बताता है। न्यूटन लॉ ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम लोग को एक मेथड देता है फोर्स को मेजर करने के लिए कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है, तो ये था हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। फिर आगे हम लोग आते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। ठीक है, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं अपन लोग। ये तो बच्चे को याद होगा कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। हेडिंग दे देते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक, क्या होगा, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखिए न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या कहता है, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, यानी प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो वही बात हम लोग लिखते हैं कि every action has equal and opposite reaction। ठीक है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब देखिए यहां पे जो एक्शन वर्ड है इसका मतलब क्या है, फोर्स से है। ठीक है, क्या मतलब है, फोर्स से है। कैसे आप बोलिएगा फोर्स से, देखिए एक्शन बहुत सारा हो सकता है, खाना, उठना, सोना। ठीक है, तो उसको हम नहीं बोल सकते हैं कि एवरी एक्शन हैज इक्वल। अगर यहाँ पे खाना होता एक्शन तो होता है मारपीट भी करना, तो ऐसा नहीं कि तुम किसी को दो झापड़ मारोगे तो वो तुमको भी बदले में दो झापड़ मार सकता है। हो सकता है कि कहीं तुम ज्यादा ताकतवर हो तो एक ही झापड़ मार पाए तुमको। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए हम ये क्लियर कर दिए कि एक्शन का मतलब फोर्स से होता है। ठीक है, ना कि कोई और दूसरा कार्य। ठीक, तो हम लोग बोले कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, और एक पॉइंट इसमें नोट करने वाली है और कि एक्शन एंड रिएक्शन act simultaneously
ठीक है। साइमल्टेनियसली मतलब होता है एक साथ, यानी देखिए एक्शन रिएक्शन, जैसे कि हम लोग क्या है ना कि अगर किसी को हम लोग एक पटाखा मारते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि उस बंदे को तो चोट लगता ही है और हम लोगों को भी चोट लगता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि उसका जो गाल का जो स्किन होता है ना, मतलब चीक का जो स्किन होता है वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है, तो उसको क्या होता है कि कम चोट, ज्यादा चोट लगता है। और हम लोग का जो हथेली का जो होता है, ये साइड का स्किन होता है, ये क्या होता है, तो ये सॉफ्ट नहीं होता है उतना, तो ठीक है, हम लोग को कम चोट लगता है, लेकिन फोर्स दोनों पे बराबर लग रहा होता है, ठीक है। फोर्स क्या होता है, दोनों पे बराबर लग रहा होता है। अब देखिए एक चीज आपको इंपॉर्टेंट आज बात बताते हैं, आप किसी से पूछ भी सकते हैं ये बात। मान रहे हैं, मान लेते हैं कि इधर से एक आदमी आ रहा है, इधर से एक आदमी आ रहा है, ठीक है, दोनों का वेट सेम है, दोनों का बोल सकते हैं कि मास सेम है, दोनों का 50-50 केजी है, ठीक है। नहीं तो मान लेते हैं कि एक का 50 केजी है, एक का 70 केजी है, ठीक। आया, दोनों एक दूसरे से टकरा गया। अब आपसे पूछेंगे कि कौन ज्यादा फोर्स लगाएगा, तो मैक्सिमम बच्चों का आंसर होगा क्या कि जिसका वेट 70 केजी है, तो हम बोलेंगे कि योर आंसर इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, आपका आंसर एकदम गलत है। क्यों? देखिए फोर्स क्या होता है कि समान ही लगाता है, ठीक है। फोर्स क्या होता है कि 70 केजी वाला आदमी भी क्या होगा, उतना ही फोर्स लगाएगा जितना क्या होगा 50 केजी वाला आदमी फोर्स लगाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम बोले ना कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि वो 70 केजी वाला आदमी है, वो देह से थोड़ा ज्यादा बलशाली होता है, तो उसके लिए उतना फोर्स कोई ज्यादा मायने नहीं रखता। लेकिन अगर मान लिया कोई पतला दुबला है, उसके लिए उतना ही फोर्स ज्यादा हो जाएगा। जैसे कि इसी का एक और लेके हम आपको बताते हैं कि मान लेते हैं एक तरफ से हाथी आ रहा है, एक तरफ से मच्छर आ रहा है, दोनों टकरा गया है, ठीक है। तो अगर हम आपसे बोलेंगे कौन ज्यादा फोर्स लगाएगा, तो आप बोलिएगा एब्सोल्युटली हाथी लगाएगा, तो फिर हम बोलेंगे कि आपका आंसर गलत है। ये नहीं कि किसी का शरीर भारी भरकम है तो वो ज्यादा फोर्स लगाएगा, ये गलत है। दोनों समान फोर्स लगाएगा एक दूसरे के ऊपर, लेकिन चींटी जो काफी छोटा है, चींटी बोल रहे हैं, मच्छर जो काफी छोटा है, उसके लिए क्या होगा कि उतना ही फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगा, और हाथी के लिए उतना ही फोर्स का कोई मायने नहीं है, ठीक है। उसके लिए तो उतना उतना फोर्स आम बात है। जैसे कि देखिए हमारा हाथ है, ठीक है, ये हमारा हाथ है, तो इधर साइड मारने पे ज्यादा चोट लगता है, इधर साइड मारने पे कम चोट लगता है। क्यों? क्योंकि इधर का स्किन टाइप अलग है और इधर का अलग है, वही बात है, ठीक। और एक और पॉइंट हम आपको बताते हैं कि एक्शन एंड रिएक्शन एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज, एक बॉडीज पे नहीं लगते हैं, डिफरेंट बॉडीज पे लगते हैं, डिफरेंट बॉडीज, ठीक है। तो यहां क्या हम लोग बोले कि साइमल्टेनियसली इसलिए होता है क्योंकि मतलब हम लोग एक्शन की तुरंत रिएक्शन हो जाता है, तो टाइम इंटरवल इतना छोटा होता है कि हम लोग क्या बोल देते हैं कि साइमल्टेनियसली हुआ है, ठीक है, साइमल्टेनियसली एक्ट हुआ है, ठीक। अब जैसे कि आज हम आपको जो बात बताएं कि हाथी वाला और चींटी मच्छर वाला, तो ये आप किसी से पूछ भी सकते हैं, बहुत बंदा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक। अब एक और बात हम बताते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि एक टेबल रखा हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं कि एक टेबल रखा हुआ है, ठीक, और टेबल पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, ठीक, टेबल पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, और टेबल आगे की तरफ मूव कर रहा है, ये जाहिर सा बात है कि आगे की तरफ मूव करेगा। तो मेरा क्वेश्चन क्या है कि टेबल पे हम जितना फोर्स लगाएं उतना ही फोर्स टेबल हम पे लगाएगा। तो मान लेते हैं हम टेबल पे 10 न्यूटन का लगाएं, तो हम पे भी टेबल 10 न्यूटन का लगाएगा। तो भाई इक्वल एंड अपोजिट तो कैंसिल आउट हो गया, यानी नेट फोर्स तो 0 हो गया, तभी वो आगे की तरफ क्यों मूव कर रहा है बताइए। तो क्या होता है कि बहुत बच्चा इसमें भी कंफ्यूज कर जाता है, ठीक। तो उसको बोलना क्या है कि देखिए एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो होता है, एक्शन रिएक्शन, वो डिफरेंट बॉडीज पे लग रहा होता है। जैसे कि हम जो टेबल पे फोर्स लगाएं
तो क्या है 10 न्यूटन, तो वो टेबल पे लग रहा है, ठीक है। वो क्या लग रहा है, मान लेते हैं कि टेबल है ये, तो इस पे लग रहा है, और टेबल हम पे 10 न्यूटन लगाया, तो इधर ऐसे लग रहा है हम पे, तो इक्वल कैंसिल कैसे हो जाएगा? कैंसिल आउट तो तब होता है जब एक ही बॉडी पे जितना इधर लगता उतना ही इधर लगता, लेकिन यहाँ तो अलग अलग बॉडीज है, तो क्या बोलेंगे कि टेबल जो है उस पे एक ही फोर्स लग रहा है जो कि आगे की ओर लग रहा है, तो आगे की ओर मूव कर रहा है, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आप लोग को लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, रखते हैं, अगले क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए ओके, बाय।